है? देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, लॉ एजेंसीज और कानून ये अपना काम करेगा, इसका जवाब भी कानून के लोग ही देंगे। कौन किस कारण से गया, कौन किस कारण से उसको रियायत मिली, इसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार कभी नहीं पड़ती है, किसी को कोई रियायत देने का काम नहीं करती है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, आपके ब्लैक एंड व्हाइट चैनल में बोलना चाहता हूं। और ये ठीक है, कई लोगों को बेल मिल जाती है, कई लोगों को फिर वो चुनावी बॉन्ड भी खरीद लेते हैं। देखिए कनेक्शन कैसे आता है, जनता कैसे देखती है? देखिए चुनावी बॉन्ड का मैं जवाब अलग से दूंगा, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो मैं इसी में आपको दे देता हूं। सबसे पहली बात कि चुनावी बॉन्ड आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, सभी दलों ने सराहा, सभी दलों को ऑन रिकॉर्ड है, सब लोगों ने इसको सराहा, वेरी गुड, ब्लैक मनी को कम होगा, व्हाइट मनी आएगी और इलेक्शन फेयर, फ्री एंड फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, सब लोगों के वक्तव्य आए। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड 70 साल से आप इलेक्शंस किस हालत में हो रहे होंगे इसको तो आप इमेजिन कीजिए। जो बॉन्ड में लोगों ने चंदा दिया है, ये ब्लैक में आता था, कैसा देश चलता होगा, किस तरीके का चुनाव होता होगा। आज इलेक्टोरल बॉन्ड कम से कम ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को पता तो चला कि किसने किसको कितना पैसा दिया, किसको कितनी आमदनी हुई। और आप सबके ध्यान में आया होगा, हमारे गृह मंत्री जी ने आपके चैनल पर ही आंकड़ों सहित बता दिया आपको कि 35% के आसपास हमारे पास है, 65%। और जो पार्टियां, कोई स्टेट चलाता है, कोई छोटी स्टेट चलाता है, कोई बड़ी स्टेट चलाता है, उनको बड़े बड़े डोनेशंस मिले हैं। और हमारी पार्टी जिसके 303 अभी निवर्तमान संसद में लोकसभा के सदस्य थे, उसको उसके एवज में जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मैं भी कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, जिन 30 कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसियों की जांच चल रही है, उन 30 कंपनियों ने कुल मिलाकर 335 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बीजेपी को दिए, 335 करोड़ के। फिर देखिए, अगर मेरी जांच चल रही है और मैं गिरफ्तार हो गया तो मैं बीजेपी के चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदूंगा? ये रीजन समझ में नहीं आया। इन 30 कंपनियों में से जिन लोगों के खिलाफ एक्शन चल रहा है वो 16 कंपनियां हैं, और उन 16 कंपनियों ने 65% ऑपोजिशन पार्टीज को दिया। बिल्कुल, मैंने मान लिया ऑपोजिशन पार्टी को। दूसरी बात, मैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टाइम होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई भी आरोपी कंपनी या आरोपी व्यक्ति बॉन्ड क्यों खरीदेगा? मतलब उसकी मंशा क्या है? क्या वो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है? ऐसा है, मैं क्या वो आइडियोलॉजी की विचारधारा? दोनों चीजें अलग अलग है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोग पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं चुनाव की दृष्टि से, हमको भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते किसी को कोई रियायत मिली हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हम बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, आपको अप्रिशिएट ये करना चाहिए कि आज आप इस डिस्कशन पर इसलिए आए क्योंकि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के कार्यक्रम को शुरू किया, और हमारे भी ध्यान में आता है चीजों में सुधार होने की जरूरत है और उसमें उसको परिष्कृत करने की जरूरत है। वन स्टेप फॉरवर्ड, वील गो वन स्टेप फॉरवर्ड। जो आप कह रहे हैं इसको भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये आप अप्रिशिएट कीजिए ना कि 70 साल क्या हो रहा होगा, 70 ईयर्स तक क्या चल रहा होगा। जो आप 350 के एक अमाउंट बता रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए इस तरीके से ब्लैक मनी के तरीके से भारत के इकोनॉमी में आए होंगे। हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको उल्टी पड़ेगी? उसका नुकसान, फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है ग्राउंड पर? देखिए, हम कभी इस दृष्टि से देखते ही नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होगा, यह थंब रूल है जी, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, और इसके कारण से जो एक्शन हो रहा है वह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रहा है, और उनको सारी की सारी छूट है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट्स के माध्यम से पूरी उनको सहायता दी जाए, पूरी रियायत मिले, जो भी रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से मिले। कोर्ट ने उनको कह दिया कि कोर्ट्स डू नॉट वर्क फंक्शन ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स,
ऑन पॉलिटिकल रीजंस, ये ऑब्जर्वेशंस दे दिए। तो वो जो गए हैं वो हमारे कारण नहीं गए हैं, अपने कर्मों के कारण गए हैं। पॉलिटिक्स में हम सब लोगों को ये कोई चुनाव देख करके डाला गया ऐसा भी नहीं है। उन्होंने खुद वो तो 9 समन्स उन्होंने इग्नोर किए हैं। तो ये टाइमिंग ऐसी आई कि इलेक्शन के टाइम पर आ गया और इलेक्शन के टाइम पर वो जेल में है। लेकिन उनको कोई सिंपैथी, वो प्रयास करेंगे सिंपैथी लेने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन सब चीजों को किस तरीके से जमीन पर न्यूट्रलाइज भी करना, और ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि उनको कोई सिंपैथी मिल रही है। जो उनके वोट है वो उनके वोट हैं, वो उसको उनके पास रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 50% अबव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट है और वो हमारे को मिल रहा है। ये आपकी अध्यक्षता में आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद आपने अपनी पारी के बारे में क्या सोचा है? नहीं, मैं अपने बारे में तो सोचता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली भारतीय जनता पार्टी के कार्य में जुटा रहता हूं। तो इसलिए जो नई जिम्मेवारी मिलेगी उस नई जिम्मेवारी में सुधीर जी हम चलेंगे। दूसरी बात कि हम किसी भी जिम्मेवारी में रहें, पार्टी मेरा फर्स्ट लव है, पहला काम पार्टी के लिए। मैं सरकार में था तब भी मैं हर चुनाव में किसी न किसी प्रदेश का चुनाव प्रभारी रहा, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो। तो सरकार में था तब भी मैं काम करता रहा। अब तो पार्टी का अध्यक्ष हूं और काम कर रहा हूं। इसके बाद जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको मैं निभाऊंगा और पार्टी की सेवा में पूरी ताकत से लगा रहूंगा, पार्टी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहूंगा। एक पार्टी पर अभी ये भी आरोप लग रहा है कि पार्टी में एक सत्ता का अहंकार है। देखिए, अगर आप 10 वर्ष सत्ता में रहते हैं तो अहंकार आ ही जाता है, किसी में भी आ जाता है। आपको भी ऐसा लगता है कि एक अहंकार जैसी कोई बात आ गई है सत्ता में रहने के कारण, या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई है, या जिसको हम कई बार लोग तानाशाही भी कहते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। कुछ व्यक्तियों के दृष्टि से कभी आप इस तरीके का कोई व्यवहार हो गया होगा जिसके कारण से कोई आप कह सकते हैं कि अहंकार होता हो। पार्टी के अंदर हम लोग न कॉम्प्लेसेंट हैं, न हम कहीं अहंकार से ग्रसित हैं, न ही हम ओवर कॉन्फिडेंस से ग्रसित हैं। हम धरती को के साथ कनेक्ट बना करके भारत की जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का काम हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। लोगों को समय समय पर आगाह करना, चेताना, पार्टी के अंदर भी ये इंटरनल प्रोसेस चलता रहता है। तो निश्चित रूप से आप एक भूमिका में रहते हैं तो उसको रिवाइटलाइज करने की आवश्यकता होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि रिवाइटलाइज नहीं करना की जरूरत है, वो है, हम उसको करते रहते हैं और सभी लोग एक अच्छी मंशा के साथ भारत के जनता की सेवा में जुटे हैं। अब देखिए, ये सवाल काल्पनिक नहीं है, ये कैलकुलेशन का सवाल है, और वो ये है कि कोई पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और वो पहले ही 303 सीटें जीत चुकी है, ज्यादातर सीटों में आप 100% सीटें ले चुके हैं, इसके बाद परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही जा सकती है। और अभी हम जो देखते हैं, ऐसे स्टेट्स तो मिल जाएंगे जहां आपकी सीटें 2-4 कम होंगी, लेकिन ऐसे अभी नहीं मिल रहे हैं जहां आपकी सीटें बढ़ रही हों। उस लिहाज से ऐसा लगता है कि 303 से आपकी टैली नीचे रहेगी। आपको ये बात सताती है? और आपकी अध्यक्षता में पिछली बार से अगर कम सीटें बीजेपी ने जीती तो ये आपके लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए सुधीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं ये प्रो इनकम्बेंसी में लड़ रहे हैं, और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड हर बार इंप्रूव ही करता चला गया है। 2014 में जो हमारी टैली थी वो हमने इंप्रूव करके 2019 में की, जो 2019 में है वो हम 2024 में हम उसको और इंप्रूव करेंगे, नंबर 1। और इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हम पुरानी स्थानों को तो रिटेन कर ही रहे हैं, हम एंट्री तमिलनाडु में मार रहे हैं, हम बहुत अच्छी एंट्री और बहुत अच्छा रिजल्ट हम इंक्रीज करेंगे उड़ीसा में, हम बहुत अच्छा इंक्रीज करेंगे वेस्ट बंगाल में, हम आंध्र में भी अपने अपने नंबर को बढ़ाएंगे। पिछली बार हमको वहां नहीं आया था, तो ये हमारे स्थान होंगे जो बढ़ेंगे और एक अच्छे नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। आज आप क्या नंबर दे सकते हैं? जहां तक मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने एक और बात कही मैं कि बढ़ने का स्कोप, तो ये प्रो इनकम, मैंने ये कहा कि ऐसे स्टेट्स तो मिल रहे हैं जहां कम हो रहे हैं, तो लेकिन मैंने आपने बढ़ने वाले स्टेट्स आपको बता दिए। दूसरा, प्रो इनकम्बेंसी में
हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर और बढ़ता चला गया है, इसलिए वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीट शेयर भी बढ़ेगी। जी, आपने एक चीज नोट की होगी, आप तो रोज ग्राउंड पर जाते हैं, आजकल देश में यूट्यूबर्स का बड़ा जोर है और तमाम तरह के यूट्यूबर्स, आपके पक्ष में भी लेकिन आपके खिलाफ भी बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्टिव हैं। वो भी बहुत चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के आंकड़े, कई बार उनके आंकड़े गलत भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है प्रचार करने का और सोशल मीडिया अचानक से बहुत पॉलिटिकल हो गया है। ये पिछली बार नहीं था, ये नया आपने देखा होगा और आपने भी इस बार आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं और उनको पार्टी में भी ले रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे से, जमीन से एक रिवोल्ट करने का एक तरीका होता है जब यूट्यूब ज्यादा पॉपुलर इस तरीके से निकल कर आती है? तो नहीं, ऐसा नहीं। और वो भी आपके खिलाफ जो नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में नए प्लेटफॉर्म्स, नए माध्यम बहुत तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं, हर चुनाव में हुए हैं। 2014 में बहुत कम पार्टीज को मालूम था कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है। 2019 में सभी उसमें प्लेयर थे, तो इस बार यूट्यूब आ गया है। Are you a victim of YouTube today? YouTubers? No, not at all. We take everything very positively. We take it in a positive note. आप देखिए, प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, प्रवाह को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको एक रास्ता दे सकते हैं, वो हम करेंगे और कर रहे हैं। आखिर में आपके नंबर्स क्या बताना चाहेंगे आज? मैं बताना चाह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी 400 पार के तरफ एनडीए जा रही है और हर जगह से हमारे को इंक्रीज वोट शेयर में भी मिल रहा है, सीट शेयर में भी मिल रहा है। फाइनल टैली में आपको, क्योंकि अभी पहला ही फेज हुआ है, जरा 3-4 फेज हो जाए तो हम आपको जरूर बताएं। पर अभी आप 400 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है? मैं एनडीए और बीजेपी की 370 से थोड़ा सा अभी आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मुझे अच्छा वातावरण दिख रहा है, लोग हमारे पक्ष में वोट देना चाह रहे हैं। ये ठीक है कि सामने, क्योंकि विरोधी जिस तरीके से ग्राउंड से अलग है, आपने देख ही लिया, मैंने आपके इंटरव्यू में बता ही दिया कि उनके बूथ खाली, उनके पोलिंग एजेंट नहीं है, तो ये परिस्थिति में सामने नहीं आता, अपेरेंटली नहीं दिखता है। लेकिन ये जो मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया, ये जो मुसलमान का मुद्दा उठाया, इससे आपको ऐसा लगता है कि अब चुनावों में तेजी आएगी? नहीं, ये जनता आगाह होगी। हमने तेजी के लिए इसको नहीं किया है, उनको आगाह करने के लिए किया है कि इंटेंशन क्या है। सर, जो चुनाव का जो कैलकुलेशन है अभी, उससे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो तो कंसोलिडेट हो गया, वो एक तरफ आ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये कामयाब रही है करने में, लेकिन ये जो बहुसंख्यक वोट है ये अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। क्या यही कारण है कि अब बीजेपी उन सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए अब ये धर्म का कार्ड खेल रही है? या आपने भी देखा होगा अलग अलग सेक्टर्स में, राज्यों में जो जातियां हैं, कुछ जातियां नाराज हैं, कुछ आपसे खुश नहीं है, जैसे राजपूत जाति का मुद्दा आ गया, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, हमारे लिए ये कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधारण मानवी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को वोट देना चाहता है और नेशनल इश्यूज पर वोट देना चाहता है, विकास के नाम पर वोट देना चाहता है। ये जरूर है कि कुछ लोग इस तरीके से विषय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है और इस तरीके से कोई जाति का विभाजन हो रहा है ऐसा नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में चुनाव हो रहा है और राष्ट्र के मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है। हम जो बात उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि कांग्रेस का और इंडी अलायंस का जो विशेष डिजाइन है वो जनता के सामने आए, वो जनता के सामने एक्सपोज हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन कोई जातिगत समीकरण को बैठा करके एक समुदाय को साथ रखना नहीं, हमारा फिर भी प्रिंसिपल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। और जब हम मुस्लिम माइनॉरिटी की भी बात जब करते हैं तो हम मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं, जो कांग्रेस का डिजाइन है वो हम एक्सपोज करते हैं, जो कांग्रेस की डिविजिव पॉलिटिक्स है वो हम एक्सपोज करते हैं। भारत की का जो पॉलिटी है, जो हमारा वोटर है, जो हमारे लोग हैं, वो सबके विकास के बारे में बात हो, ये हमारा उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात करते हो, ये एक्सपोज होने की जरूरत है। और मैंने कहा नहीं आपको
कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सबसे ज्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण किसान सम्मान निधि में मुस्लिम भाई हैं। हमारे आयुष्मान भारत में बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हैं। तो हम तो सबको विकास के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनके डिजाइन में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और ये जो कास्ट की आपने बात की, ये कुछ लोग जो कास्ट के नेता होते हैं, आखिर उनको भी इसी चुनाव के टाइम पर कुछ मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के मोदी जी का साथ दे रहे हैं।